ओके, अब देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। अब एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एक तरीके का कार्डियक अरिथमिया है। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ अरिथमिया जो होता है किसकी वजह से, ड्यू टू डिसऑर्गेनाइज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें मल्टीपल एट्रियल फोकाई फायर इम्पल्स जनरेट होते हैं एट द रेट ऑफ 350 to 600 पर मिनट। ओके, ये सपोज हमारा एट्रिया है, कोई भी एक फोकाई से मल्टीपल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं एट द रेट ऑफ 350 to 600 पर मिनट, जो डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होता है, उसे कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब देर इज़ नो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पर से। एट्रिया जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसमें सिर्फ इम्पल्सेस जनरेट होता है, इन शॉर्ट डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन वो डीपोलराइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। इसमें देर इज़ ओनली फिब्रिलेशन, ओनली फिब्रिलेशन। इन शॉर्ट फिब्रिलेशन का मतलब होता है फफड़, तो जैसे कबूतर अपने पंख कैसे फड़फड़ाता है वैसा, तो ऐसा होता है कुछ एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें देर इज़ नो प्रॉपर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पर से, ओनली फिब्रिलेशन। कि डिसऑर्गेनाइज्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन विदाउट इफेक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन विदाउट प्रॉपर इफेक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें वेंट्रिकल भी डीपोलराइजेशन होता है एट इरेगुलर इंटरवल एट 100 to 140 पर मिनट। इसके कॉजेज देखते हैं। इट कैन बी कार्डियक कॉज और नॉन कार्डियक कॉज। कार्डियक कॉज में हाइपरटेंशन, वाल्वुलर हार्ट डिसीज, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी एटसेट्रा। ये कार्डियक कॉज। नॉन कार्डियक कॉज में ड्यू टू लंग्स लाइक निमोनिया, COPD, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ड्रग्स, अल्कोहल, हाइपरथायरॉयडिज्म, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये कॉजेज हो गए कार्डियक एंड नॉन कार्डियक। अब पैथोफिजियोलॉजी। Episode of atrial fibrillation is initiated by rapid burst of depolarizing electric discharge. इसमें एक there is rapid burst of depolarizing electric discharge from an ectopic foci. Okay, from an ectopic foci. ये सपोज हमारा हार्ट है, ये एट्रियम, यहाँ पे सपोज एक एक्टोपिक फोकाई है जहाँ से बहुत सारे इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, ओके, एट इरेगुलर इंटरवल। तो एक्टोपिक फोकाई से डीपोलराइजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट हो गए फ्रॉम द एक्टोपिक फोकाई। ये एक्टोपिक फोकाई हो सकता है इधर फ्रॉम पल्मोनरी वेन और डिसीज्ड एट्रियल टिश्यू। अब ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट हुई है, दे डू नॉट रीच द AV नोड। यहाँ पे AV नोड होता है वो वहाँ पे नहीं पहुँचते, देयरफॉर दे आर नॉट कंडक्टेड फर्दर। ओके, फर्दर कंडक्शन नहीं हो पाता उनका, वहीं पे ही आके ख़त्म हो जाता है। तो ये थी कुछ पैथोफिजियोलॉजी। इसमें एक एक्टोपिक फोकाई होता है जहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन इन इरेगुलर मैनर, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आगे कंडक्ट हो पाए या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवा सके, इसलिए देयर इज़ नो फर्दर कंडक्शन। अब इसका टाइप देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का। या तो पैरोक्सिस्मल, परसिस्टेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग और परमानेंट। पैरोक्सिस्मल वो सेल्फ टर्मिनेट होता है लेस देन 7 days। परसिस्टेंस इट लास्ट फॉर मोर देन 7 days। लॉन्ग स्टैंडिंग लास्ट फॉर मोर देन 1 year। क्लिनिकल फीचर्स: पाल्पिटेशन, फटीग, सिंकोप एंड अंजाइना एंड ब्रेथलेसनेस। मेन जो है वो पाल्पिटेशन, फटीग एंड ब्रेथलेसनेस के क्लिनिकल फीचर्स हो गए। उसके बाद साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी साइंस देखने को मिलती है हमें इन AFib। इरेगुलर पल्स देखने को मिलती है। ओके, इरेगुलर मतलब सपोज ये एक पल्स हुई, देन ये दूसरी दो इरेगुलर। देन अपेक्स पल्स डेफिसिट, इसका मतलब होता है हार्ट बीट और पल्स, उन दोनों को हम एक साथ अगर मेजर करेंगे तो वो अलग अलग टाइम पे होगी, उन दोनों में के बीच में टाइम इंटरवल होगा कुछ, उसे कहते हैं अपेक्स पल्स डेफिसिट। तो एक इरेगुलर पल्स हो गया, देन अपेक्स पल्स डेफिसिट, और उसके बाद A वेव इज़ एब्सेंट इन द JVP। कि A वेव इज़ एब्सेंट इन द JVP।
फिर है हाइपोटेंशन। तो ये सारे साइंस हो गए। एक पल्स हो गया इरेगुलरली इरेगुलर, देन अपेक्स पल्स डेफिसिट, देन जेवीपी में ए वेव एब्सेंट होती है, एंड देन हाइपोटेंशन। ईसीजी चेंजेस क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, पी देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड यू वेव। यहाँ पे हमें कोई भी क्लियर पी वेव देखने को नहीं मिलती, और हमें ये इस तरह की एफ वेव्स देखने को मिलती है, ये फिब्रिलेटरी वेव्स या फिर एफ वेव्स। और देख सकते हो ये भी इनकी पैटर्न जो है वो इरेगुलरली इरेगुलर है। इरेगुलर तो है ही, लेकिन वो भी इरेगुलर इंटरवल में, इसे कहते हैं इरेगुलरली इरेगुलर। एट्रियल रेट जो होगा वो 300 to 650 पर मिनट, वेंट्रिकुलर रेट 100 to 150 पर मिनट, एंड इरेगुलरली इरेगुलर आर इंटरवल। ओके, एफ वेव्स इरेगुलरली इरेगुलर, नो क्लियर पी वेव्स। इन्वेस्टिगेशन ईसीजी, इको, देन स्ट्रेस टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा ईसीजी, और इको के भी करके देख सकते। क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस मेन इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है वो फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द एट्रियम, तो इसकी वजह से चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उसके ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, देन हार्ट फेलियर, सिंकोप, हाइपोटेंशन एंड एंजाइना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस। मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या होता है, हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन, हार्ट रेट कंट्रोल, रिस्टोर द साइनस रिदम एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे। पहला स्टेप है कार्डियोवर्जन। इसमें क्या करते हैं, एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट और एरिथमिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल रिदम। इट कैन बी डन आइदर बाय इलेक्ट्रिसिटी और ड्रग्स। क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी और ड्रग्स। इलेक्ट्रिसिटी में हम देते हैं डीसी शॉक, और ड्रग्स में हम देंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक एम्योडारोन, प्रोपेफेनॉन एंड फ्लिकेनाइड। Okay, DC shock by electricity and anti-arrhythmic drugs to control the heart rate and to bring it back to the normal sinus rhythm. उसके बाद रिदम कंट्रोल, लेकिन इसमें भी वही सेम, रिस्टोर एंड मेंटेन नॉर्मल साइनस रिदम आइदर बाय एंटी-एरिथमिक ड्रग प्लस DC कार्डियोवर्जन शॉक और एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो ये तीन चीज़ें मेन होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, एंटी एरिथमिक ड्रग, डीसी कार्डियोवर्जन शॉक एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट। एंटी एरिथमिक ड्रग एंड डीसी कार्डियोवर्जन शॉक जो रेट होती है उसको कंट्रोल, रेट और रिदम को कंट्रोल करने के लिए, और ओरल एंटीकोएगुलेंट वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। एंटी एरिथमिक ड्रग पहले बता दी, क्विनिडीन, एम्योडारोन, प्रोपेफेनॉन। डीसी शॉक हम देंगे आफ्टर 3 weeks ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इफ इट फेल्स, एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट में वारफेरिन एंड एस्पिरिन, जिसमें हम INR मेंटेन करते हैं एट 2 to 3 लेवल। फिर रेट कंट्रोल, ये था पूरा रिदम कंट्रोल के बारे में। नॉर्मल साइनस रिदम मेंटेन कर दी ये 3 ड्रग्स से। रेट कंट्रोल करेंगे हम बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिगॉक्सिन एंड एम्योडारोन। ओके, रिदम और रेट कंट्रोल हो गई। उसके बाद वी हैव टू प्रिवेंट द रिकरेंस, वो हम करेंगे बाय क्विनाडीन एंड एम्योडारोन, अगेन वही एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसका एक रिस्क असेसमेंट स्कोर है, ये उसका निमोनिक है। तो ये सारी कंडीशंस है, उसके हिसाब से स्कोर दिया हुआ है। अगर ये स्कोर 0 आता है देन लो रिस्क, नो प्रोफाइलैक्सिस रिक्वायर्ड। अगर स्कोर 1 to 2 आता है देन देयर इज मॉडरेट रिस्क। तो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हम देते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट और एस्पिरिन के, एंटीकोएगुलेंट और एस्पिरिन। मोर देन 3 इज हाई रिस्क, इसमें भी एंटीकोएगुलेंट देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में इन शॉर्ट एंटीकोएगुलेंट देते हैं, और कभी कभी एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी। तो इसमें जो हाई रिस्क फैक्टर्स होंगे वो होगी, एक तो हो गई एज जिसका स्कोर 2 है, दूसरा है प्रायर स्ट्रोक अटैक। ओके, एक एज एंड प्रायर स्ट्रोक अटैक वो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं।
मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन द ऑनसेट। अगर ऑनसेट लेस देन 48 आवर्स हुआ और मोर देन 48 आवर्स हुआ, अगर मोर देन 48 आवर्स हुआ देन वहाँ पे ब्लड स्टेसिस जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वो भी ज़्यादा होगा। तो पहले हम देंगे एंटीकोएगुलेंट, ओके, वारफेरिन, थ्रोम्बिन, ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, पहले देंगे हम एंटीकोएगुलेंट अगर ऑनसेट मोर देन 48 आवर्स है तो। लेकिन अगर लेस देन 48 आवर्स है तो ब्लड स्टेसिस या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उतना नहीं हुआ होगा, देयर इज लो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इसलिए हम पहले रेट और रिदम को कंट्रोल करेंगे बाय डायरेक्ट डीसी, कार्डियोवर्जन और एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो ये था पूरा एट्रियल फिब्रिलेशन। मेन जो चीज़ थी वो इसकी डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद इसके कॉजेज, देन पैथोफिजियोलॉजी। याद रखना एक्टोपिक फोकाई इन द एट्रियम जो होता है ऑन द पल्मोनरी वेन और डिसीज्ड एट्रियल टिश्यू। फिर टाइप्स दैन क्लिनिकल फीचर्स, साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेगुलर पल्स, एपेक्स पल्स डेफिसिट, एब्सेंट ए वेव इन जेवीपी एंड हाइपोटेंशन। ईसीजी में ये एफ वेव्स, ये एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट, irregular RR इंटरवल्स। दैन कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और फिर ये मैनेजमेंट, इसमें कार्डियोवर्जन, जिसमें रिदम कंट्रोल करते हैं हम बाय एंटी एरिथमिक ड्रग्स, डीसी कार्डियोवर्जन शॉक एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट। रेट कंट्रोल बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर, डिगॉक्सिन, एम्योडारोन। फिर रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए ये था रिस्क असेसमेंट स्कोर और देन मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन ऑनसेट। थैंक यू।